हिल गई दुनिया जब उसका एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन मिला, और जब उसकी उस रिलेटिविटी की थ्योरी से ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव, ये सारी बातें जब आइंस्टीन ने बताने शुरू की तो दुनिया मुंह फैलाए देखती रह गई कि भाई कितना तेज दिमाग भगवान बना सकते हैं। इट वॉज अ मिरेकल, करिश्मा थे वो। आखिर आइंस्टीन कैसे आए इस पूरी पिक्चर में? अभी तक तो मैंने जो बात की उसमें गैलीलियो की बात कर ली, न्यूटन की बात कर ली, न्यूटन भी उसी में, उनके पहले के वैज्ञानिक थे तो उनकी बात उन्होंने रख लिया। लेकिन आइंस्टीन 1905 में, इतने 250 साल बाद, शायद 250 साल बाद, वो क्यों कैसे कूद पड़े, उनको क्या दिख गया ऐसा? सबसे पहले हम अपनी यूनिट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है, मूल रूप से आपकी यूनिट नंबर 1 है। और ये खैर मैं फिर से बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जैसे अगर आप अगल बगल की यूनिवर्सिटी है जहां एनओपी के मॉडल करिकुलम को ही अडॉप्ट कर लिया गया है, जहां पहला पेपर आप पहला मतलब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर ही है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स करके है, जिसमें आधा हिस्सा मैकेनिक्स का है, आधा हिस्सा आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का होता है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में, जैसे आपका अवध यूनिवर्सिटी हो गया मेरे ख्याल से, आपका जो इधर मेरठ की तरफ यूनिवर्सिटी है उसमें आपका हो गया है, या आपका इधर फैजाबाद की यूनिवर्सिटी हैं, इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं, और भारत में ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं जो कि उस एनईपी के मॉडल करिकुलम को ही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया जस का तस। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने उसको जस का तस अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसीलिए आपको दिखाई पड़ेगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में और जो एनईपी का स्टैंडर्ड सिलेबस है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अपने सिलेबस के अंदर वो टॉपिक छांट लीजिए, और जो मेरे वीडियो होंगे उसके टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि मैं किस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें टाइम स्टैम्प देख लीजिए किस किस टाइम पे कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में मिल रहे हैं तो आप वीडियो का वो हिस्सा आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो भी ना देखो, नीचे टाइम स्टैम्प होगा। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है आप देखिएगा यूट्यूब पर, ये क्या है। डाटा मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि डाटा बहुत महंगा हो रहा है और होने वाला है भविष्य में। तो यूनिट नंबर 1 क्या है? यूनिट नंबर 1 मूल रूप से एक टॉपिक है मैकेनिक्स का, फिजिक्स का कह लो, रिलेटिविटी के टॉपिक पे जुड़ा हुआ है। मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि 80% यूनिट नंबर 1 जो है वो रिलेटिविटी की है। और रिलेटिविटी की थ्योरी, और ख़ास तौर पर अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि फिजिक्स की दुनिया की एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट माना जाता है। और यही वो थ्योरी है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जिनके बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े सितारे के रूप में फिजिक्स के पटल पर आते हैं। आइंस्टीन ने 1905 में इस थ्योरी को डेवलप किया था और उसका नाम दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसकी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 10 सालों के बाद बहुत बड़ी मैथमेटिकल दुश्वारियों से उबरते हुए आइंस्टीन एक और थ्योरी देते हैं जिसका नाम होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समान रूप से एमएससी में भी है। आप नहीं पढ़ते हो अगर नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप बीएचयू में हो या आपने आईआईटी से एमएससी करने का आपको सौभाग्य मिला है तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जीटीआर पढ़ सकते हैं कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है ये जो थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो तो आप अभी पढ़ोगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहली यूनिट का पूरा मामला भी इसी का ही है। लेकिन इस थ्योरी का जो बड़ा वर्जन है जो कि 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन डेवलप किया था, जीटीआर, उसको पढ़ना अगर आप चाहते हो तो फिर आपको सच में किसी अच्छे संस्थान से मास्टर करना पड़ेगा। आपको किसी अच्छे संस्थान से मास्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चुनना पसंद करो कि नहीं। तो इसलिए ये सच में एक बहुत ही डेवलप्ड, डिटेल्ड, डिफ़िकल्ट कह सकते हो और पूर्ण किस्म की थ्योरी है। बहुत सारे सवाल जो मैकेनिक्स में पिछले 250 सालों से चले आ रहे थे उनके कई सारे जवाब यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस थ्योरी की, जो कि हमारे टॉपिक का विषय भी है, हमारी यूनिट का विषय भी है, रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके ऊपर इस एसटीआर को दिया था। लेकिन आइंस्टीन से पहले भी कुछ बड़े नाम फिजिक्स की दुनिया में थे जो कि इस टॉपिक को देख रहे थे, इस पे बात कर रहे थे।
दो नाम इसमें मैं आपको लेना चाहूँगा। सबसे पहला नाम जो है वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो जिसको हम लोग कहते हैं, जिन्हें कहते हैं, तो गैलीलियो एक ऐसे फिजिसिस्ट आप कह सकते हो जो कि न्यूटन से पहले थे। ऐसा शायद है कि जिस वर्ष में न्यूटन मरते, मतलब दुनिया से अलविदा करते हैं, न्यूटन उसी वर्ष में पैदा होते हैं। तो गैलीलियो की दुनिया से जाने का वर्ष और न्यूटन की दुनिया में आने का वर्ष एक ही है। तो इतना अंतर था गैलीलियो और न्यूटन में। और न्यूटन जब 15-16-18 साल के बीच में रहते हैं तो गैलीलियो वगैरह के सारा काम को पढ़ रहे होते हैं। केपलर जो कि न्यूटन से 100 साल पहले के व्यक्ति होते हैं, उनका काम पढ़ रहे होते हैं। और न्यूटन अपनी गणित की प्रतिभा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे नए नए गणित के उपकरण ढूंढते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉनिक सेक्शंस हैं या सीरीज वगैरह हैं। ऐसे नए नए टूल खोजते हैं मैथमेटिक्स में, जिससे वो अरस्तु, मतलब जो कि 2500 साल पुराने एक फिलोसोफर थे अरस्तु, और उसके बाद फिर और जो लोग आए, उसके बाद टॉलमी और फिर कोपरनिकस, फिर गैलीलियो, इन सारे पुराने धुरंधर जो थे उनके कामों को गणितीय रूप से हमारे सामने पेश करना शुरू करते हैं। पहले क्या था, तर्क के आधार पर चीज़ें बताई जा रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, अरस्तु एक बहुत पुराने फिलोसोफर है, यूनान के फिलोसोफर थे। वो भी बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति थे। वो भी जब देखते थे कि कोई चीज़ गति कर रही है तो क्यों चल रही है, आखिर कोई बॉल लुढ़क रही है तो क्यों लुढ़क रही है, ये क्यों, एक सवाल परेशान करने वाला शब्द है, क्यों लुढ़क रही है। तो उस समय के जो पर्याप्त नॉलेज थी उसके आधार पर अरस्तु कुछ ऐसा बताते हैं कि कोई दैवीय कारण है, कोई ईश्वर या जिसको आप मानते हो वो है, जो कि उस कोई हेवन का है, कोई हेवन की बात होती थी, और कोई स्वर्ग में कोई ऐसी शक्ति है जो कि इस गति को करा रही है। तो उस समय जो नियम थे, गति के नियम जो थे अरस्तु के ज़माने में, वो इसी के इर्द गिर्द थे कि भैया आपकी गति जो हो रही है वो किसी दैवीय कारण से हो रही है। तो कोई चीज़ रुक क्यों गई, वो दैवीय कृपा उस पर हट गई तो रुक गई। जैसे ये भी माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य इस पूरे आकाश मंडल का केंद्र है। क्यों केंद्र है, क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी पर खड़े होते हो तो आप सुबह देखते हो कि सूरज इधर से उगा और शाम को देखते हो सूरज पश्चिम में चला गया। तो हम तो पृथ्वी पे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, सूरज को आता हुआ देख रहे हैं, सूरज को जाता हुआ देख रहे हैं। तो स्थिर तो हम है ना, गति तो सूरज की हो रही है, यानी हम रुके हुए हैं, सूरज चक्कर लगा रहा है। ये पुरानी थ्योरी है, टॉलमी के ज़माने की थ्योरी। इसको कहते थे जियोसेंट्रिक थ्योरी। मतलब जियो मतलब पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये पुरानी थ्योरी थी। धीरे धीरे और बहुत लंबे समय तक चली, मतलब शायद 1500-1600 साल तक ये थ्योरी है, उससे पहले ज़्यादा समय तक ये चली। लेकिन वास्तविकता तो ऐसी नहीं थी। आज तो आप जानते हो कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। लेकिन ये विचार का जो शिफ्ट था ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि जो 1500-1600 साल तक लोग ये मान रहे थे कि पृथ्वी केंद्र में है, चारों तरफ उसके बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, बाकी ग्रहों की खोज, मतलब लोग जानते थे कि और भी ग्रह हैं आसमान में, तो वो सब पृथ्वी का चक्कर इसलिए लगा रहे क्योंकि पृथ्वी बहुत ही पावन जगह है, पृथ्वी बहुत ही पवित्र जगह है। अब इसको बल कैसे मिल रहा था भाई बताओ, आपने क्या सुना है? ईश्वर ने अपना पुत्र कहाँ भेजा? पृथ्वी पर। देवता ने अपने अंशावतार लेने के लिए कौन सा स्थान चुना? पृथ्वी को चुना। तो आखिर पृथ्वी को ही देवता अपना अवतार लेने के लिए, अपने पुत्र को भेजने के लिए, अपने संदेशवाहक को भेजने के लिए आखिर पृथ्वी पर ही क्यों भेज रहे हैं? पृथ्वी को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी श्रेष्ठ जगह है, और जो श्रेष्ठ होता है सब उसके चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप सोचो, धर्मशास्त्र के जो विद्वान थे, जो कि धर्म को, ईश्वर को, ईश्वरीय गतिविधियों को बहुत अच्छे से समझने का दावा करते थे, वो भी कहते थे कि भाई टॉलमी की थ्योरी कि पृथ्वी केंद्र है इस पूरे आकाश मंडल का, बिल्कुल सही है। ठीक है, बात चल रही थी। लेकिन तमाम तरह के ऑब्जर्वेशंस हो रहे थे, उसमें कोपरनिकस आदमी आता है। मैं अभी आपके सिलेबस को ही बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग बलग नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सिलेबस को ही बता रहा हूँ। अभी आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक लिखा है गैलीलियो एंड न्यूटन्स लॉ, वहाँ तक तो पहुँचा कैसा? ये इंसानी दिमाग आखिर वहाँ तक पहुँचा कैसा? ऐसा नहीं कि रातों रात गैलीलियो उठे रूल दे दिया, न्यूटन उठे 3 नियम लिख दिए। नहीं, न्यूटन और गैलीलियो के पहले भी इतिहास था, हजारों साल पुराना।
और इन लोगों ने वो इतिहास पढ़ा था, न केवल पढ़ा था, उसमें कमी ढूंढी थी, और न केवल कमी ढूंढी बल्कि उसको दूर करने के लिए अपना योगदान दिया। इसीलिए आज हम लोग भारत के इस कमरे के अंदर बैठ के मैं आपको ये बता रहा हूँ अपने वीडियो, अपने मोबाइल फ़ोन पर, और आप अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं। क्यों हम उस व्यक्ति को, जो कि हज़ारों साल, सैकड़ों साल हो गए जिनको गए, यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर पैदा हुए थे, वहीं मरे हुए हैं, वो मर चुके थे, तो क्यों हम भारत में उनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज उनका काम ऐसा था कि जो सराहना के योग्य था। एक नया बच्चा जो अभी 12वां पास करके आया है, उसको सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि जिस विषय को पढ़ने जा रहे हो उस विषय के हीरोज कैसे थे, उस विषय के महानायक कैसे थे। यहाँ राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही कि हम भारत के ही लोगों की बात करें, कि हम आर्यभट्ट की बात करें, बारामिहिर की बात करें, पाणिनि की बात करें, रत्नावली की बात करें। ठीक है, वो भी लोग थे, लेकिन जिनने सच में योगदान दिया है उनको सच में हमें प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में पैदा हो। क्योंकि फिजिक्स ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स केवल अमेरिका में पढ़ी जा रही, भारत में नहीं पढ़ी जा रही। जहाँ जहाँ विषय पढ़ा जा रहा है वहाँ वहाँ हमको उसके हीरोज जो हैं, उनके जो नायक हैं, उनके बारे में बात करनी जरूरी है। ठीक है, तो कोपरनिकस जो होते हैं, कोपरनिकस इस अवधारणा से थोड़ा सा व्यवस्थित होते हैं कि नहीं नहीं सही नहीं है। एक्चुअल में उनकी कैलकुलेशंस, उनके जो पूरे तर्क होते हैं, बताते हैं कि हमारे पूरे सौर मंडल में सूर्य जो है वो केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही। ये बात उस समय के जो तथाकथित वैज्ञानिक थे और जो धर्म विज्ञानी थे, धर्म के गाता थे, उनको हजम नहीं हुई। भाई कोई किताब में लिखा है ना, कोई धर्म ग्रंथ में कोई चीज़ लिखी है और एक आदमी आके उसको उल्टा बता रहा है, तो भाई कौन सह सकता है। तो कोपरनिकस को कई सारे ऑफर दिए गए कि भाई तुम मान लो तुम्हारी थ्योरी गलत है और तुम बच जाओगे इस निंदा से, देवद्रोह से बच जाओगे, तुमको सजा नहीं होगी, वरना बहुत कठिन सजा मिलेगी। कोपरनिकस नहीं झुके और कोपरनिकस ने मृत्युदंड को स्वीकार कर लिया। और अल्टीमेटली कोपरनिकस को इस थ्योरी को देने के लिए उनको इस निंदा जैसा कुछ कहा गया कि भाई तुमने देव इस पृथ्वी पर रह करके तुमने इस पृथ्वी के जो देवता हैं उनको तुमने उनका निंदा की, उनके खिलाफ बोला है, इसलिए तुमको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं। चले गए दुनिया से, लेकिन जो अपनी लेगेसी छोड़ गए, अपनी जो परंपरा छोड़ गए, उस परंपरा ने आने वाले समय में लोगों को अशांत कर दिया। उसमें एक अशांत व्यक्ति थे गैलीलियो। तो गैलीलियो जो थे वो भी इस चीज को मानने लगे कि नहीं, तब तक दुनिया और बदल चुकी थी, लोग थोड़ा समझदार भी हो चुके थे। तो गैलीलियो लोगों ने कहा, अच्छा गैलीलियो, तुम इतना जो कहते हो कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी रुकी नहीं अपनी जगह पर, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये बताओ जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो हम महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम चल रहे हैं। भाई पृथ्वी घूम रही है, एक तो ये भी बात थी, पृथ्वी घूम भी रही है और पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और बहुत तेजी चक्कर लगाए, 365 दिन में वो सूर्य की चारों तरफ चक्कर पूरा कर लेती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ चल रही होती है तो हमें मालूम होना चाहिए ना कि चल रही है। तो हमें क्यों नहीं मालूम होता? पृथ्वी पे खड़े, हमें तो नहीं मालूम चल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा कोई क्लू हो, ऐसा कोई बातचीत चल रही जिससे कि हम पता कर सकेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस बात का जवाब देने के लिए गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब काल्पनिक अवस्था के बारे में बताते हैं, जिसको गैलीलियो शिप एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो के जहाज का प्रयोग कहा जाता है। ये प्रयोग वास्तव में नहीं किया गया, लेकिन जो मैं बताऊंगा आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि उस समय एरोप्लेन तो हुआ नहीं करते थे, तो साधन का सबसे बड़ा जो मतलब बहुत लंबी दूरी जाने के लिए लोगों के पास पानी के जहाज हुआ करते थे। तो गैलीलियो कहते हैं कि सोचो तुम एक पानी के जहाज के डेक में बैठे हो। जहाज है, 3 मंजिला जहाज है, तो जहाज का सबसे निचला हिस्सा है, उसके अंदर रूम बने हैं, तुम जहाज पर चढ़ करके उस निचले हिस्से में बैठे हो। जहाँ बैठे हो वहाँ तुमने अपनी फेवरेट मछली रखी है, पाली हुई, खाने वाली नहीं, पाली हुई। आपने कांच का जार ले रखा है, उस जार को वहाँ रख रखा है, उसमें मछली है। ठीक है, आपके एक तरफ पानी गिलास रखा है, एक तरफ खाना रखा है, आपके फूलदान रखे हैं, आपने उस कमरे में अपनी सुविधा, अपने पसंद की सब चीज़ें रख रखी हैं। और जहाज रुका हुआ है, जहाज खड़ा है लंगर डाले, और आपने वो सब सामान रखा है। अब सोचो जहाज चलना शुरू कर दे। अगर जहाज चलना शुरू कर दे तो ऐसे स्थिति, और मान लो कि वो जहाज हचकोले नहीं ले रहा है, पानी शांत है, मोटर की आवाज़ नहीं आ रही है, तो क्या तुम कमरे में बैठे बैठे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी का जहाज चल रहा है? क्योंकि पानी का जहाज स्मूथ चल रहा है,
पानी थपेड़े नहीं मार रहा है, इसलिए जहाज हिल नहीं रहा है। आपके सामने रखा हुआ जो पानी का बाउल है जिसके अंदर मछली तैर रही है, वो हिचकोले नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। खिड़की से बाहर आप देख नहीं सकते हो, मान लो खिड़कियां बंद हैं। तो क्या उस चलती हुई जहाज के चलने की स्थिति का आप किसी तरह से अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप बता ही नहीं पाओगे कि इस समय जहाज चल रहा है कि इस समय जहाज रुका हुआ है। चलो आज की डेट में हम बात करते हैं, आज की डेट में बात करते हैं। अब तो हवाई जहाज आ गया है। आप इमेजिन करो सिचुएशन को, आप एक हवाई जहाज में बैठे हो और हवाई जहाज के उड़ने से पहले आपने बेल्ट वगैरह लगा के सो गए। तो जब हवाई जहाज रुका था, जब चलना शुरू करते हैं, आप बस में चलना शुरू करते हो तो एक पीछे धक्का लगता है ना, तो हवाई जहाज उड़ता है तब भी आपको एक धक्का, उस तरह का एक फोर्स महसूस होता है। लेकिन आप तो सो रहे थे, अब आप सो रहे हो, खिड़कियां सारी बंद हैं, फिर उठे और तुमने देखा कि सब लोग तो वहाँ पे बैठे हैं वैसे ही। अब तुम मान लो किसी से बात नहीं कर सकते, खिड़की खोल के देख नहीं सकते। जहाज इतना बढ़िया है कि उसके इंजन की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे सकती, है ही नहीं आवाज़। इतना बढ़िया है कि जहाज में कोई थरथराहट नहीं है, बढ़िया उड़ रहा है। तो अब आप बिना खिड़की खोले, बिना किसी से पूछे, बिना कॉल किए, कोई कुछ देखे, आप ये बता ही नहीं सकते कि वो जहाज अभी भी रुका हुआ है कि उड़ रहा है। तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है लोगों के, हाँ बात तो सही है, बता तो नहीं पाऊंगा भाई, कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। बाहर खिड़की से देखें, बादल दिख रहे हैं, हाँ भाई तो उड़ रहा है। आप पानी जहाज की खिड़की खोल के देखो, कांच से देखो, अरे बाहर लहरें, बाहर समुद्र का हम निकल रहे हैं, हाँ अब तो चल रहा है। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं है तो हम नहीं बता सकते। इसका मतलब है हम खुद अपने किसी भी प्रयोग के द्वारा ये नहीं बता सकते कि हम रुके हुए हैं या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्यों लिया? क्योंकि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे या घटाओगे, सोचो आपने अचानक से ब्रेक मारी तो आगे की तरफ झुक गए, अचानक से ब्रेक एक्सीलरेटर किया तो पीछे की तरफ झुक गए, ये ना हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहे। तो अगर आप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो आपके पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है प्यारों कि आप ये बता सको कि आप रुके हुए हो कि आप गति में हो। तो कहने का मतलब, अब यहां गैलीलियो ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी गति की अवस्था को बताना चाहते हो कि मैं गति में हूं, तो आपको किसी से तुलना करनी पड़ेगी, आपको कोई कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप गति कर रहे हो और आप बाहर देखो और बाहर भी चीजें मूव कर रही हैं, तो आप कहोगे हाँ देखो बाहर चूंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल बाहर पेड़ हैं, ये सबने देखा होगा, बाहर पेड़ हैं, पेड़ तो स्थिर हैं। लेकिन जब आप बस पे चलते हैं तो आपको पेड़ भागते हुए दिखाई पड़ते हैं पीछे की तरफ, आपको मालूम पेड़ नहीं भाग रहे हैं। तो अगर आपको मालूम है कि पेड़ को अगर आप रेफरेंस लो, रेफरेंस मतलब उसको संदर्भ ये लो कि वो तो रुका ही हुआ है, लेकिन अगर वो चीज़ रुकी हुई है, जो कि सबको मालूम पेड़ रुके हुए हैं, जमीन में गड़े हुए हैं, अगर वो गति करते हुए दिखें, इसका मतलब पेड़ नहीं गति कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं। तो देखो यहां एक खास बात देखो, मुझे मेरी गति का अंदाजा तब मिला जब मैंने देखा कि बाहर एक पेड़ जो स्थिर रहता है वो पीछे की तरफ भाग रहा है। दिस इज द मेन थ्रस्ट पॉइंट ऑफ द रिलेटिविटी। यहां रिलेटिविटी का यही मतलब तुलनात्मक ही है। मुझे तब पता चलेगा कि मैं गति में हूं जब मैं जिस पहले से मालूम की जो चीज स्थिर है उसको भागता हुआ देखूं, तो मैं कहूंगा मैं गति में हूं। तब आपको ये रिलेटिविटी रिलेट करके, मतलब तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष, इसको सापेक्ष हिंदी में कहते हैं, एक दूसरे के साथ तुलना करो। जैसे तुम क्या कहूं मैं, तुमको लगा कि ये दीवार तो बहुत सफेद है, ठीक है, तुमको लगा कि दीवार तो मेरी बहुत सफेद है, लेकिन कल तुम्हारा भाई एक पेंट लेकर आ गया और वो पर्ल मोती जैसा था, जब उसको लगाया तब पता चला कि नहीं बहुत सफेद नहीं, इससे भी सफेद कोई चीज हो सकती है। एक और एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें लगा कि तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारे परिवार में सब तुमसे छोटे थे, लेकिन तुम जब कहीं और गए तो तुमसे भी लंबा कोई मिला, तब तुमको लगा कि नहीं मैं सबसे लंबा नहीं हूं दुनिया में, मुझसे भी लंबे कुछ लोग हैं। हम तुलना करते हैं ना,
तुम अपने स्कूल के टॉपर थे, लेकिन जो अपने स्कूल से तुम किसी कॉलेज में गए या किसी कंपटीशन में गए तो देखा तुमसे भी अच्छे अच्छे ज्ञानवान लोग हैं, तब तुमको लगा कि तुम दुनिया में सबसे बड़े टॉपर, सबसे विद्वान नहीं हो। तो हम अपनी स्थिति का, अपनी सिचुएशन का, या कह लो अपने मोशन का, तब हम अंदाजा लगा पाते हैं जब हम उसकी तुलना करते हैं किसी चीज से, हम तुलनात्मक रूप से होते देखते हैं। इस पूरी बातचीत को, ये जो पूरा मैंने आपको बताया, ये है बहुत ही बढ़िया कॉमन सेंस, सिंपल से बका, हाँ सर ये तो बात तो सही है। एक और बड़ा अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है, आप में से जो लोग ट्रेन की यात्रा करते हो देखे होंगे। सपोज सिचुएशन सोचो, तुम ट्रेन पे रुके, एक ट्रेन है, तुम खड़े हो, ट्रेन खड़ी हो, तुम उसमें बैठे हो, इधर देखते हो प्लेटफॉर्म है, लोग चाट बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपने देखा। इधर देखा तो एक पटरी है, वो खाली पड़ी है। थोड़ी देर में एक ट्रेन आपके बगल में आके खड़ी हो जाती है, आप भी खड़े, वो भी खड़ी, दोनों लोग, अब आप चुपचाप देख रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, यक बयक आपको लगा कि आप तो चल पड़े। आप उस ट्रेन को देख रहे थे, अचानक से आपको लगा कि अरे हम तो चल पड़े। अब आप बड़े खुश हो, कह रहे वाह चलो अच्छा वो बहुत देर से रुकी थी, अब हम चल पड़े। अच्छा कैसे अंदाजा लगा कि खिड़कियां जो है, बगल वाली ट्रेन खिड़कियां जो है वो पीछे होती चली जा रही हैं, या मतलब चेंज हो रही हैं, तो इसका मतलब हम चल पड़े। लेकिन सारी खुशी हवा हो गई जैसे आपने मुंह घुमाया और देखा कि जो प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे थे अभी भी बैठे हैं, जो चाट बेचने वाला था अभी वहाँ बैठा है, पेपर की स्टॉल अभी वहीं लगा है। इंस्टेंटली तुमको पता चल गया कि अरे भैया हम नहीं चल रहे थे, वो ट्रेन चल रही थी। मतलब तुमने उस ट्रेन को जब देखा तो तुमको यह एहसास हुआ कि तुम चलने लगे, क्योंकि बगल वाली ट्रेन की स्थिति चेंज हो रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने बाएं देखा तो तुमको इंस्टेंटली पता चल गया कि नहीं, वहां तो सब लोग बैठे हैं, यानी हम नहीं चल रहे थे, बगल वाली ट्रेन चल रही थी। और फिर जब तुम बगल वाली ट्रेन को देखते हो तो अब की बार तुमको वो ट्रेन चलती हुई दिखाई पड़ती है। तुम कितना भी सोचो कि नहीं नहीं वही खुशी मुझे फिर से मिल जाए जो मुझे पहले मिली थी, नहीं मिलती। तुम सोचो तुम ट्रेन में बैठे हो, अगर तुम चल पड़े तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए, तुमको महसूस हो कि तुम चल पड़े हो। नहीं, तुमको नहीं महसूस हो रहा है। तुमको कब पता चलता है कि तुम रुके हुए हो? जब तुम जब तुम प्लेटफॉर्म के लोग को देखते हो। तुमको पहले कंफ्यूजन क्यों हो गई थी? क्योंकि तुमने अपनी ट्रेन और बगल वाले की ट्रेन के बीच में एक स्थिति को बदलता हुआ देखा, तो तुमको लगा हम चल पड़े। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिविटी। ये सारी चीजें हम कब से देखते आ रहे हैं और कब से सोचते आ रहे हैं। गैलीलियो ने भी इसको सोचा, और वो जो रिलेटिविटी होती है वो गैलीलियो रिलेटिविटी होती है। आगे जाकर के न्यूटन जो होते हैं वो उस गैलीलियन रिलेटिविटी के आधार को मानते हुए अपने लॉ डेवलप करते हैं। तो जो न्यूटन के 3 नियम हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन फर्स्ट लॉ के अंदर इस गैलीलियन रिलेटिविटी की बातें रहती हैं, उसमें है वो इंजल्स हैं। ठीक है, हमारी किताबें ऐसी लिखी गई कि उसको अलग तरह से इनर्शिया के टर्म में लिखा गया है, लेकिन वहां पर एक टर्म बार बार चमकता हुआ आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आप जहां से खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ऐसे देख रहे हो, तो वो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि आप एक ट्रेन को देख रहे हो। आप वहीं पर घूम गए, ऐसे देखे, तो आप प्लेटफॉर्म को देख रहे हो, तो आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप ट्रेन के अंदर बैठे एक बॉल को उछाल रहे हो, आपके पास एक बॉल है, आप बॉल को उछालते हो, कैच करते हो, उछालते हो, ट्रेन के अंदर बैठे बैठे, तो आपको लगता है बॉल ऊपर गई सीधे आई, ऊपर गई सीधे आई। बाहर एक आदमी खड़ा है, वो भी देख रहा है खिड़की से कि देखो अंदर बैठा हुआ आदमी ऐसे 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 करके एक बॉल को खेल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू कर देते हो, आपकी ट्रेन चलना शुरू कर देती है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए इंसान को ये दिखेगा, मान लो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ इंसान है, इधर से ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन के अंदर एक आदमी ऐसे 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 अपने पास एक बॉल है, उस बॉल को बार बार उछाल रहा है। तो जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको लगेगा कि उस अंदर बैठे हुए इंसान के हाथ में जो बॉल है, उस बॉल का पाथ पैराबोला टाइप का है। जबकि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान देख रहा है कि उसकी बॉल सीधे ऊपर उड़ती है, नीचे हाथ में आ जाती है, ऊपर जाती है, हाथ में आ जाती है, जैसे आप अभी मेरा देख पा रहे हो, क्योंकि आप भी स्थिर हो इस समय कैमरे के साथ, मैं भी स्थिर हूं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम ऐसे से उछाल रहे हैं बॉल को और एक
ठीक ठाक स्पीड से हम चलें या आप चलें तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसे बॉल उछाली, आपको लगेगा बॉल ऐसे उछली, जब बॉल हवा में थी तो हम ऐसे चलते चलते गए, फिर जब बॉल आई तो हम यहाँ आ गए, क्योंकि हम तो लगातार ट्रेन से चल रहे हैं ना। अगर हम बॉल ऐसे उछालेंगे, सच में सीधा उछालेंगे, तो बॉल ऐसे जाती और तब तक हम ट्रेन के साथ यहाँ आ चुके होते तो बॉल यहाँ गिरती। लेकिन उस दौरान हमें ये लगेगा कि चूंकि हम एक तो उसको ऊपर उछाल रहे हैं, एक गति हम ऐसे दे रहे हैं, एक तो हमारी ट्रेन आगे चल रही है, तो इस बॉल के पास एक गति हमारे द्वारा दी गई है ऊपर की तरफ, और एक तो ये ट्रेन के साथ चली रही थी, तो दो गतियों की वजह से ये न सीधे ऊपर जाती है न सीधे जाती है, बल्कि इनके बीच से एक पैराबोलिक पाथ पे जाती है। ये भी रिलेटिविटी का ही एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें गैलीलियन रिलेटिविटी को ही कहलाती हैं। तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है, उसमें शुरुआत के जो 3 टॉपिक हैं बहुत ही फिलॉसफिकल हैं। मैं उनको बाद में बताऊंगा, मैं उनको शुरुआत करूंगा बाद में जब ये यूनिट खत्म हो रही होगी। तो रिलेटिविटी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी पढ़ लेंगे आप, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, मास फार्मूला, ये सब पढ़ लोगे और आपको लगेगा हाँ अब आप आइंस्टीन की रिलेटिविटी समझ रहे हो। उसके बाद मैं आपको ये 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस के हैं, मैक प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, स्ट्रॉन्ग न्यूटन लॉ, वीक न्यूटन लॉ फॉर्म और आपका गैलीलियन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैं बाद बताऊँगा। तो तब तक आप थोड़ा और फिलोसफिकली स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो यहीं पर मैं रुकता हूँ। अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे तो सीधे बात करेंगे कि आखिर आइंस्टीन कैसे आए इस पूरी पिक्चर में। अभी तक तो मैंने जो बात की उसमें गैलीलियो की बात कर ली, न्यूटन की बात कर ली, न्यूटन भी उसी में, उनके पहले के वैज्ञानिक थे तो उनकी बात उन्होंने रख लिया। लेकिन आइंस्टीन 1905 में, इतने 250 साल बाद, शायद 250 साल बाद, वो क्यों कैसे कूद पड़े, उनको क्या दिख गया ऐसा जो गैलीलियो से चूक गया, जो न्यूटन से चूक गया, लेकिन आइंस्टीन को समझ में आ गया। और आज के डेट में रिलेटिविटी का नाम आइंस्टीन से ही जुड़ गया है। आज की डेट में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लोग कहते हैं आइंस्टीन, मतलब अब ऐसा लग रहा है पर्यायवाची हो गए आइंस्टीन और रिलेटिविटी। अब काम भी किया, ऐसा नहीं आइंस्टीन कोई छोटे मोटे थे, दिमाग भगवान का दिया हुआ भयानक दिमाग था। GTR थ्योरी जब उन्होंने दी, हिल गई दुनिया जब उसका एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन मिला, और जब उसकी उस रिलेटिविटी की थ्योरी से ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव, ये सारी बातें जब आइंस्टीन ने बताने शुरू की तो दुनिया मुंह फैलाए देखती रह गई कि भाई कितना तेज दिमाग भगवान भी बना सकते हैं। इट वॉज अ मिरेकल, करिश्मा थे वो एक ज़माने के। आज भी उनको उसी करिश्माई बुद्धिमत्ता के लिए आज भी उनको याद किया जाता है, जबकि उनको मरे तो ज़माना हो चुका है। मेरे ख्याल से 55 में शायद वो दुनिया से चले गए थे, 1955 में या ऐसे कुछ था समय। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर तरीके से कि आखिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे शुरू हुई, क्योंकि उसी पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और रही बात, अगर थोड़ा इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि सर कहानी तो बड़ी अच्छी मज़ेदार सुना रहे थे आप, तो मैं कहूँगा कहानी ये आप मतलब ये जगबीती है, ये दुनिया में हो चुका है, ऐसे ऐसे लोग आए हैं और जो ये करके चले गए हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको समझना देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हम लोग आइंस्टीन रिलेटिविटी से कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास का शेड्यूल जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, तो आपने शेड्यूल के हिसाब से आइएगा। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि समय कम ही है और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। ऐसा नहीं कि सर मैं अकेले देख लूँगा, ऐसा नहीं है, आप दोस्तों में शेयर करो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपस में डिस्कस करो, जो किताबें मैं बता रहा हूँ उनको एक दूसरे के साथ शेयर करो। कोशिश करूँ कुछ PDF वगैरह भी आपको दे दूँ, उनको एक दूसरे से शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, एक पढ़ के आता है, दूसरा पढ़ के आता है, दोनों अपने अपने हिसाब से समझते हैं, और जब एक दूसरे को समझाते हैं तो यहाँ पर पर्सनालिटीज़ का एक रिएक्शन होता है। तो जब पर्सनालिटीज़ आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमेशा से कुछ बड़ा ही अच्छा निकल के आता है। आप पाओगे कि जो आपने समझा था और जो सामने वाले ने समझा था, उसको भी लगेगा कि हम लोगों ने जो सोचा था ये तो अलग से कुछ मिल गया है, कि दो दिमाग हमेशा मिल करके कुछ बड़ा ही अच्छा ही करते हैं। और 2-3 लोग और जुड़ जाएँ तो बहुत भीड़ देखती है, 3-4 लोगों को, तो आप आपस में शेयर करो और देखोगे, तुम ये पाओगे कि तुम ग्रुप पे शेयर करोगे तो ऐसा नहीं हर कोई इसको समझेगा, ये इसमें उत्साह दिखाएगा। वो कहेगा अरे भाई बैंकिंग की तैयारी करनी, कहाँ फिजिक्स में दिमाग लगा रहे हो, अरे भाई SSC की तैयारी करनी, कहाँ खोपड़ी खा पा रहे हो फिजिक्स रिलेटिविटी में, सब नहीं आएगा SSC में।
एसएससी में मिस्टर गगन का जो है वो मैथ आती है, और अनुभव सर की मैथ आती है, और यादव सर की जीएस या मैथ आती है, सब आएगा। भाई ठीक है, आएगा तब आएगा, अभी 3 साल तो तुमको पढ़ना ही है। ये पलायनवादिता है, जब जो मिला उससे भाग के किसी दूसरे भविष्य के लिए ललायित हो। तो अगर तुम बीएससी में फिजिक्स को स्वीकार नहीं कर पा रहे जो कि तुमको एसएससी करनी है, तो याद रखना जब एसएससी करने जाओगे तो कहोगे अरे कहाँ एसएससी चक्कर में बैंकिंग सबसे अच्छी है, बैंकिंग में रीजनिंग आती है इतनी हाई फाई, वो पढ़ो। ये कहाँ एसएससी में इतिहास भूगोल पढ़ रहे हो। रीजनिंग पढ़ने जाओगे तो उससे पलायनवादिता कहेगी अरे यार सिविल विल की तैयारी करो, आईएएस तैयारी करने में वहाँ बढ़िया चीज़ होती, वहाँ वहाँ करके बढ़िया अधिकारी बनोगे। कहाँ ऐसे बैंक वैंक में लगा के बाबूगिरी करोगे। तो ये पलायनवादिता तुमको हमेशा लुढ़काती रहेगी। इसीलिए वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जो सब सब्जेक्ट तुम्हारे पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे ही पढ़ो, बिल्कुल नहीं, मैं कोई रंगा के थोड़ी आया हूँ कि जो मैं ही पढ़ाऊँगा वही पढ़ोगे, कहीं से पढ़ो, लेकिन स्वीकार करना सीखो और अपनी क्षमता जितनी है उसकी थाह तो जानो कितनी है तुम्हारी। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज पर द आइंस्टीन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।